यादों में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा अमर रहेंगे और उनका काम भी, साथ ही साथ आर्थिक सुधार के लिए जो उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया, जिस तरह के मार्ग का निर्माण किया, उस पर आज भी हम चल रहे हैं। इस पर काफ़ी बात भारत एक्सप्रेस पर हमने की है, कई एक्सपर्ट से बात की है। अब पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते कुछ एक परंपराएं भी चली आ रही हैं, जैसे राजघाट पर ज़्यादातर पूर्व प्रधानमंत्रियों का आप स्मारक देखते हैं। इसी तरह से सम्मान देने के लिए जो पूर्व पीएम होते हैं उनका एक स्मारक बनाया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर भी अब मांग उठने लगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। स्मारक के लिए उचित जगह दी जाए, ये कांग्रेस ने कहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इस बात से किसी का इनकार भी नहीं होगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कल निगम बोध घाट पर 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आमतौर पर राजघाट पर कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार हुए, फिर उनके स्मारक वहां पर बनाए गए, लेकिन अब क्योंकि जगह वहां बची नहीं है तो इस बारे में पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि उनका स्मारक कहां पर बनेगा और इसको लेकर एक औपचारिक मांग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने की है। ये वही पत्र है जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक स्मारक बनना चाहिए, उसके लिए एक उचित स्थान दें और ये उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा, ये एक विचार का विषय रहेगा। हालांकि नम आंखों से आज सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन और उनका व्यक्तित्व, ये दो चीज़ें ऐसी रही हैं, चाहे उनके राजनीतिक जीवन की बात करें और उनके निजी व्यक्तित्व की भी बात करें, तो दोनों ही चीज़ों ने उन्हें बहुत विरली प्रतिभा का धनी बनाया, लोगों में एक अलग पहचान दिलाई। यही वजह है कि आज नम आँखों से उन्हें विदाई दी जा रही है और लोग ये भी आश्चर्य कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने इस बात को कई बार रखा कल से लेकर अभी तक, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में युवा पीढ़ी के कई लोगों को बहुत जानकारियाँ नहीं होती हैं, या फिर कई बार राजनीतिक रूप से जितना वो सुनते हैं उतने तक बातें सीमित रह जाती हैं। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान भारतीय राजनीति में कह लें और भारत के आर्थिक विकास में कह लें, दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उनकी जिम्मेदारियां भी कितनी महत्वपूर्ण रही है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चाहे वो आरबीआई के गवर्नर रहे, देश के वित्त मंत्री रहे और उसके बाद में फिर दो बार प्रधानमंत्री बने और वो बैक टू बैक 2 टेन्योर पूरे करने वाले 4 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज उनके कामों को याद किया जा रहा है। उनके स्मारक वाली जो बात अभी मैंने आपको बताई है उस पर मेरी सहयोगी कोमल शर्मा आपको ज़्यादा जानकारी देंगी। कोमल, स्मारक जो है उसके लेकर कोई संभावित जगह हो सकती है, कोई सजेशंस दिए गए हैं? आमतौर पर तो राजघाट के आसपास ही बनते थे, लेकिन अब वहाँ जगह है नहीं, निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा, तो कहाँ संभावित जगह हो सकती है स्मारक की? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी लगभग आसपास ही जो है वो समाधि जो है वो स्थल दिया गया है। लेकिन अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं उनका अंतिम संस्कार की बात आई तो निगम बोध घाट पर 11:15 के करीब उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो होगा और इसके साथ ही 8 बजे उनके निवास से जो है वो कांग्रेस मुख्यालय जो है उनका शव लाया जाएगा। उसके बाद 1 घंटे के लिए 8:30 से 9:30 तक 1 घंटे के लिए दर्शनों के लिए रखा जाएगा। जो भी उनके चाहने वाले हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या अन्य आमजन है, उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और केंद्र सरकार की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। पूरी राजकीय सम्मान के साथ जो है वो उनका अंतिम संस्कार होगा। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसको भी निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उन्होंने उसमें ये मांग उठी थी, जो आ रही थी बात, कि उनके लिए जो समाधि स्थल है उसके लिए एक उपयुक्त जगह जो है वो दी जाए। खास तौर से यमुना के आसपास का एरिया जो है वो उसकी डिमांड कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी बताया जा रहा है, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात का जिक्र, ये बात सामने रखी और सोनिया गांधी अन्य लोगों ने जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी ये बात की। तो इस तरीके से जो उनका अंतिम संस्कार है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का,
वो तो निगम बोध घाट पे ही होगा और एक राजकीय सम्मान के साथ, जैसा कि प्रोटोकॉल है पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, वो उसी तरह से उनका राजकीय सम्मान के वैसे तो साथ कल शनिवार का दिन है, थोड़ा हम देखते हैं दिल्ली में ट्रैफिक जो है उसका जोर उतना नहीं होता है, या आम दिनों से, आम वर्किंग डेज के मुकाबले थोड़ा कम होता है। मैं आपको भी देख पा रहा हूं कोमल, आप भारी बारिश के बीच में खड़ी हुई हैं छाता लेकर, तो मौसम दिल्ली का जो है वो जिस तरह का बना हुआ है, इससे भी हमने देखा है कि कार्यक्रम में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। तो कल क्या इसका भी बहुत असर रह सकता है? जो ये अंतिम संस्कार है इसमें तो बड़ी तादाद में लोग आ भी सकते हैं, तो इसको लेकर कोई तैयारी, मौसम का कितना असर इस पर रहेगा? देखिए, मौसम की अगर बात करें, आज पूरे दिन ही मौसम जो है दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है। एनसीआर और दिल्ली में आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ भी बर्फ़ पड़ी, इसके कारण शीतलहर भी बढ़ गई है। और जब दिल्ली में बारिश होती है तो ट्रैफिक की समस्या जो है और पानी भराव की, जल भराव की समस्या जो है वो आम है यहाँ पर, और इसे झेलना ही पड़ेगा। पर शनिवार का दिन है तो ज़्यादातर सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं और राजकीय शोक जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो ये तो उम्मीद की जा सकती है कि ट्रैफिक जो है आम दिनों के तरह नहीं होगा, कम होगा, लेकिन बावजूद उसके फिर भी कल चुनौतियां हो सकती हैं और मौसम भी देखना होगा कि कल की क्या स्थिति रहती है। इस पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कोमल शर्मा, हमारी सहयोगी जानकारी आपको दे रही हैं। कल 11:15 बजे यानी 11:45 पर निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसमें बड़ी तादाद में लोग जुट सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, कई दिग्गज भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व को याद करके सबकी आंखें नम हैं। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन को उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। मनमोहन को नमन। अब सिर्फ यादों में है मनमोहन सिंह। चला गया आर्थिक सुधारों का पुरोधा। 2004 से 2014 तक संभाली देश की कमान। पूरे देश में शोक की लहर। तिरंगे में लिपटे मनमोहन सिंह अब खुद सितारा बन गए हैं। दुनिया से दूर, बहुत दूर चले गए हैं। आर्थिक उदारीकरण के महानायक मनमोहन सिंह ने साल 2014 में प्रधानमंत्री पद से हटने के कुछ महीने पहले कहा था, इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा। आज वही कुछ देखने को मिल रहा है। पूरा देश भीगी आंखों से उनको याद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन ईमानदारी, सादगी का प्रतिबिंब था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। पीएम मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मनमोहन सिंह के हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखने और सहज उपलब्ध रहने को याद किया। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जाहिर है मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत थे जिनका हर दल के लोग कद्र करते थे। उनके जाने के बाद राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम हो गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो बड़ी चुनौतियां मिलती थी एलाइज के से, विपक्ष के लोगों से, लेकिन हमेशा मुस्कुराकर उन्होंने सब चुनौतियों का सामना किया। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत सरल था, सहज स्वभाव के, और जैसा उन्होंने अपने जीवन काल में कहा था कि इतिहास उनको एक अलग नजरिए से देखेगा, और उनको गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है, और जो जज्बात लोगों के सामने आ रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों ने खोया है जिसने बहुत अमिट छाप इस देश पे छोड़ी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्वर्गवास की जो खबर है ये बड़ी दुखद है। एक बहुत सामान्य परिवार से आने वाले, लेकिन वो बड़े असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। अर्थशास्त्री थे, आरबीआई के गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, रिफॉर्म्स लाने का काम आर्थिक जगत में किया, और यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी 10 वर्षों तक रहे। बहुत बार आलोचनाएं भी हुई, बहुत बार तंज भी कसा गया, पर वो अपना पारा नहीं खोते थे। AIMIM प्रमुख अजुद्दीन ओवैसी ने मनमोहन सिंह की ईमानदारी को याद किया। कहा वो मेहनत से आगे बढ़ते गए। मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को ऊपर उठाने का काम किया। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने जहां 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रद्द कर दी है। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन भी कैंसिल हो गए हैं। पूरा देश मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। उनकी सादगी, विनम्रता एक मिसाल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रोफेसर श्रीवास्तव, अनिल चमड़िया जी दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, आप कैसे याद करना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को? और आप जब इतनी सब बातें हम देख रहे हैं कि आज अचानक से बात हुई, तंज के लिहाज में ही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चलो इस बहाने बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस कार्यकाल की कुछ उपलब्धियों पर बात तो हो रही है। मैं मतलब कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में तो नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह पर जरूर बात करूंगा। और मनमोहन सिंह उस समय में देश की बागडोर उनके हाथों सौंपी गई, और ये पहली घटना थी देश के लिए कि जब एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति को देश की बागडोर सौंपी गई। वो राजनीति में नहीं थे, ये सर्वविदित है, ये सब कुछ जानते हैं। और ये भी सब लोग जानते हैं कि जब वो सार्वजनिक जीवन में पहले, मतलब वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, और उसके बाद उनको जो चंद्रशेखर जी के समय में उनको यूजीसी में भेजा जा रहा था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जी जी। लेकिन उसके बाद पूरे विश्व की राजनीति ने जिस तरह से करवट ली, उसमें ये लगभग बात तय हो गई कि भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में कोई एक राजनीतिज्ञ के बजाय कोई एक अर्थशास्त्री को इसकी कमान दी जाए। और फिर नरसिम्हा राव की सरकार से उनकी शुरुआत होती है, और फिर फाइनली वो प्रधानमंत्री के रूप में उनको जिम्मेवारी मिलती है। 10 वर्षों तक बेशक हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से देश को एक बुरी स्थिति से एक निकालने में उनकी जो मतलब उनकी जो दिशा थी और उनका जो विजन था वो बहुत काम आया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो देश में राजनीतिक अधिकार हैं, राजनीतिक जो स्थितियां हैं, उसमें भी जो प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव इस तरह का पड़ा कि आर्थिक सुधार ही प्रमुख बात हो गई। राजनीतिक अधिकारों की बात गौण होती चली गई, और जो राजनीतिक कुछ सवाल थे वो पीछे होते चले गए, और वो लगातार वो स्थिति आज तक बनी हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि मनमोहन सिंह को एक एकेडमिक के रूप में और उनकी सराहना, बल्कि मैं तो आपको आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊं कि वो 60 के दशक में इतने मुखर थे, देश की जो हालत थी, समाज की जो स्थिति थी, कि उन्हें एक ऐसी विचारधारा का समर्थक माना गया
जिसको कि हम नक्सलवाद के रूप में जानते हैं। हाँ जी जी, ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं उस पर उसको थोड़ा सा अभी पकड़ कर रखना चाहता हूँ उस बात को, और वो ये है कि राजनीतिक हित, यानी कि कुर्सी पर रहना है, किसी तरह सत्ता में रहना है, और आर्थिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 91 वाला संकट जो है, या इससे भी बुरी स्थिति आ जाए तो राजनेता संभाल नहीं पाएंगे, उसको कोई अर्थशास्त्री या इस तरह की समझ वाला संभाल सकता है। ये एक परिपाटी, और आपने जैसा कहा कि आज भी वो चीज़ चली आ रही है। प्रोफेसर श्रीवास्तव, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहा। जब भी मैं किसी भी एक्सपर्ट से बात करता रहा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई ऐसी चीज़ें शुरू की जो बहुत मुखर नहीं थे, बहुत उसको मार्केट नहीं करते थे, लेकिन उनकी वो चीज़ें आज भी आगे बढ़ती हैं। हम देखते हैं मनरेगा की बात होती है, आधार की बात होती है, तो सब है, लेकिन 91 के बाद में एफडीआई को लेकर जो उनके निर्णय थे, म्यूचुअल फंड को लेकर, प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आना, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस उन्होंने लिए जो सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था की समझ अगर किसी में नहीं होती तो नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में या सलाहकार ऐसे होते हैं जो सरकारों को हमेशा इस तरह की सलाह मशवरे देते हैं। आप लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता होगा निश्चित तौर पर उसमें। तो श्रीवास्तव जी, आप कैसे उनकी भूमिका को देखते हैं, खास तौर पर ये कि देश में आज जो कुछ चल रहा है उसकी नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी है? जी प्रवीण जी, इसमें कोई शक नहीं कि देश ने जो दिशा, आर्थिक दिशा सन 91 में ली, उसके निर्माणकर्ता मनमोहन सिंह जी थे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। उन्होंने एक राजनीतिक जोखिम उठाया। उस समय मनमोहन सिंह जी टेक्नोक्रेट ही थे, एक अर्थशास्त्री थे। उनको वित्त मंत्री बनाया और उनकी सलाह को आर्थिक सुधारों के रूप में पूरा किया। देश को एक नई दिशा मिली, आर्थिक सुधारों की दिशा मिली, और इसके लिए मनमोहन सिंह जी अकेले जिम्मेदार हैं, या बहुत अंश तक वो जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से और सलाहकार भी उस पीरियड में थे। ये भी सही है कि जो दिशा बदली गई सन 91 में, उसकी आलोचना भी हुई, क्योंकि पहली बार वो दिशा देश ले रहा था, उसकी आलोचना भी हुई। लेकिन कुछ बातें समझना जरूरी है। वो ये कि मनमोहन सिंह जी ने शुरू में ऐसा लगा कि एक क्लासिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, क्योंकि हमने आईएमएफ से उस समय लोन भी लिया था आर्थिक संकट से उबरने के लिए, एक क्लासिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम उन्होंने देश के ऊपर लागू किया है। रिफॉर्म्स का भी जो मसवदा था, ऐसा लगा कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। लेकिन 2-3 साल के अंदर ये स्पष्ट हो गया कि मनमोहन सिंह जी के दिमाग में जो रूपरेखा थी सुधारों के बारे में, वो कहीं ज़्यादा जटिल थी, और जिसको हम हेट्रोडॉक्स सुधार कहेंगे, वो उस तरह के सुधारों के भी कायल थे। जितने दिन वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस दिशा में, जैसे कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट सुधारों के दौरान स्वास्थ्य या शिक्षा के ऊपर व्यय कम होता है, लेकिन मनमोहन सिंह जी को जल्दी ही ये दिखा कि वो व्यय जो सार्वजनिक व्यय है स्वास्थ्य पर या शिक्षा पर, वो देश के अंदर या गरीबी के ऊपर, उसको वो कम नहीं कर सकते थे, उसको बढ़ाने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने उसको 93-94 के बाद बढ़ाने निरंतर उसको बढ़ाया। और हम यही बात देखते हैं जब वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के बाद भी आर्थिक सुधारों को उन्होंने कदर आगे बढ़ाया, लेकिन साथ साथ उनकी एक प्रैग्मेटिक समझ थी अर्थव्यवस्था के बारे में, राजतंत्र के बारे में, और उस प्रैग्मेटिक समझ को लेकर, उस व्यवहारिक समझ को लेकर वो आगे बढ़े। उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूँ मिथ्या हैं, और शायद जब अगले 2-3 दिन में वो तहें उतरेंगी, जो कि ये एक तरीके से ओढ़ी गई उनके सिलसिले में, तो ये बातें हमको समझ में आई। एक तो ये कि जब वो प्रधानमंत्री बने, जिस स्टेज में, जब वो वित्त मंत्री बने तो वो राजनेता नहीं थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो वो काफी अनुभवी राजनेता हुए थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे वो राज्यसभा में, कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। तो वो उस समय तक ये कहना कि राजनेता नहीं थे, ये गलत है। और ये कई सारी बातें उनके संदर्भ में, इत्तेफाक से मैं उनको एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में तो जानता ही हूँ, लेकिन जब मैं असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग का सदस्य बना जी, उनके साथ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के साथ
और प्लानिंग कमीशन के साथ हमारा बराबर एक इंटरेक्शन चलता रहा, बातचीत चलती रही और उनके कार्यकलाप को बहुत निकट से देखने का मुझे मौका मिला। जी हाँ, ये इनके कार्यों पर तो मुझे लगता है बहुत विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन मैं संक्षेप में आप दोनों से कमेंट चाहूंगा। अनिल जी, पहले आपसे, ये टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। मैं एस जयशंकर साहब का भी जिक्र करता रहा आज, क्योंकि आज भी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कई लोग, जैसे हमारी विदेश नीति में एक मजबूती देखने को मिलती है, ये इस एक्सपर्टाइज का राजनीति में आना ये बहुत ज्यादा तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये परंपरा ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कभी देखने को ना मिली हो। और शीर्ष नेतृत्व पे जाना, इसका तो विरला ही एक उदाहरण जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये कितना जरूरी आप मानते हैं और इससे भारत का कितना आर्थिक सुधार हुआ? देखिए, मैं अपनी बात ये कहता हूं कि दो पक्ष हैं। एक है कि राजनीतिक सुधार, राजनीतिक स्थितियां आप कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि आप समाज में बहुत पैसे की व्यवस्था एक कर लेते हैं, लेकिन आप समाज के जो अधिकार हैं, समाज में जो नागरिकों के जो अधिकार हैं, अगर उसमें कटौती होती है, तब फिर ये चयन करना कि हम पैसे की जरूरत हमारी है वो पूरी हो रही है, लेकिन हमारे अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों में कटौती हो रही है, किसका चुनाव करें? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण, ये एक बड़ा, ये एक ऐसी स्थिति में आप व्यवहारिक बात है। आप व्यवहारिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। इस पर हम सर थोड़ा और लंबा चर्चा कर सकते, समय सीमित है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव का एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। किस चीज को गेम चेंजर मानते हैं और आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा अर्थशास्त्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का कदम था? प्रोफेसर श्रीवास्तव। मैं समझता हूं कि व्यवहारिक सुधार, जिसको मैंने कहा कि आर्थिक सुधार तो वो लाए, लेकिन वो व्यवहारिक सुधार था। और उस व्यवहारिक सुधार के जो पैमाने थे, वो जब वो प्रधानमंत्री बने तब और ज्यादा स्पष्ट हो गए। उस दौरान आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को तो उन्होंने बढ़ाया ही। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया आप जैसा जानते हैं 2002-3 के बाद से, 2004 के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ की। लेकिन साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार है, बहुत सारी योजनाएं जो अधिकार, राइट टू फूड एक्ट, जो आपने जन अधिकारों की बात कही, जी, ये भी दिया। और ये सब जन अधिकारों और एक ऐसे दौर में तब जबकि डिजिटल मीडिया या डिजिटाइजेशन इस लेवल पर नहीं था, तो वो उतना मुखर नहीं था, लेकिन उसका एक्सपेंशन आज भी देखने को मिलता है। तो जहां से बात शुरू की थी कि वो काम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक तरह से जिनकी नींव रखी, वो आज और विस्तारित रूप से आगे बढ़ रहे हैं और देश को बड़ा फायदा भी पहुंचा रहे हैं। और ये विजन था इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बेशक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप उनको उतना लोकप्रिय नहीं पाते कि वो कहीं चुनाव लड़ने जाए और चुनाव जीत जाते, लेकिन देश हित में, देश को आर्थिक संकट से उबारने में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए प्रोफेसर श्रीवास्तव, अनिल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनका है निगम बोध घाट पर, करीब 11:15 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत एक्सप्रेस पर तमाम खबरों का पल पल का अपडेट लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन